पांच ऐसे को लेके मिथ है, क्लियर कर लीजिएगा पहले ही। पहला मिथ होता है कि सर यू नीड बिग इंग्लिश वर्ड्स। वेरी पावरफुल वोकेबुलरी। एज यूपीएससी रिवॉर्ड्स लैंग्वेज। ये गलत है। आपको ना तो बड़े इंग्लिश वर्ड चाहिए, ना आपको कोई पावरफुल वोकेबुलरी चाहिए। और बिल्कुल भी यूपीएससी किसी प्रकार से कोई लैंग्वेज को रिवॉर्ड नहीं करती। दूसरा, ऑलवेज यूज कोट्स। स्टार्ट ऐसे विद अ कोट, एंड ऐसे विद अ कोट, मेमोराइज कोट्स। ये दूसरा मिसकंसेप्शन है लोगों का। इसी रीजन से कोट्स को लेकर आज पीडीएफ्स भी मार्केट में रिलीज किए जाते हैं, जिनको लोग बैठ के अनफॉर्चुनेटली रटते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तीसरा, एसेज ऑल अबाउट जीएस फैक्ट्स। डंप एज मेनी जीएस फैक्ट्स एज पॉसिबल। लिंक ऐसे टॉपिक टू सॉरी जीएस सब्जेक्ट्स। अभी मैंने आपको जो बताया था ना कि कई कोचिंग वाले क्या करते हैं कि वो थीम पकड़ते हैं, जीएस के सब्जेक्ट्स को उस थीम के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं और एक फैक्ट बनाकर फैक्ट फाइल दे देते हैं आपको। आप समझ रहे हो? ये किसी काम की नहीं है। क्योंकि जब आप सिर्फ इतने सारे हजारों फैक्ट्स रट के चले जाओगे, यूपीएससी का ऐसे इज नॉट अ टेस्ट ऑफ फैक्ट्स, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर थिंकिंग एंड नॉलेज एबिलिटी। ये चीज को समझो, आप मेंटल कैपेबिलिटी का टेस्ट है। चौथा, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, वैल्यू बेस्ड एसेज आर टफ। अवॉइड वैल्यू बेस्ड एसेज, दे आर टू एब्स्ट्रैक्ट। एग्जामिनर डोंट गिव मार्क्स। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये लोगों ने अपना एक परसेप्शन बना रखा है जी। फियर मॉन्गरिंग कहते हैं इसको, कि जो चीज हमें खुद समझ नहीं आती, उस चीज को ऐसा कर दो कि किसी को भी समझ ना आए फिर। कि भाई आपको जो चीज समझ नहीं आ रही कि भाई वैल्यू बेस्ड एसेस को अवॉइड करना कैसे, वो यूज कैसे करना है, तो पहले तो उसको अवॉइड करो। और फिर लोगों में एक भ्रम फैला दो कि ये इतने एब्स्ट्रैक्ट होते हैं कि इनको लिखने से एग्जामिनर ही नहीं नंबर देगा आपको। तो ये मूर्खता की एक पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पे। और पांचवा, कि स्ट्रक्चरिंग इन एसे इज नॉट इम्पोर्टेंट। शोकेस योर नॉलेज। ऐड इंफॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट ऐसे। ऐड इंफॉर्मेशन। तो ये लोगों के मन में एक पॉइंट भरा रहता है जी, कि अपन को सिर्फ इंफॉर्मेशन भरनी है, स्ट्रक्चरिंग का कोई रोल नहीं होता। और स्ट्रक्चरिंग मैंने आपको बताया कि सर उसको हम कहते हैं ऐसे फ्रेमिंग।
और ये फ्रेमिंग की प्रॉब्लम पता है कब आती है? ये खास करके तब आती है, जो अभी अपने पिछले पॉइंट में हमने एक चर्चा की थी, कि जब आप ओवर मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स कर लो, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसको फ्रेम करना कैसे। अच्छा, और एक पॉइंट और होता है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी केस में, कि ये ओवर मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स में दिक्कत क्या होती है? एक कोई कोचिंग वाला आपको फैक्ट्स दे रहा है, आपका जो खुद का क्रिएटिव पोटेंशियल जो यूपीएससी देखना चाह रही है वो किल हो जाता है। अब आप एक मिनट के लिए सोचो कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो अभी पिछले क्लास में हमने यूज किया टॉपिक, अगर उस टॉपिक के लिए मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पर दो एग्जांपल दे दूं, कि एक सनसेट वाला लिखेंगे हम और एक बच्चे के डांसिंग वाला लिखेंगे हम, और मैं बोलूंगा इनको रट लो, तो आप मुझे ये बताओ कि कल को अगर आपका खुद का कोई पर्सनल एक ऐसा एग्जाम्पल होगा, आप उसको लिखने के लिए भी डरोगे। यू विल फियर दैट, बिकॉज आपको लगेगा कि नहीं यार, टीचर ने बोला है, शायद मेरा एग्जाम्पल कहीं गलत ना हो। और हो सकता है कि प्रोबेबली आपका एग्जाम्पल मेरे एज अ टीचर होने के बावजूद भी मेरे से बेटर हो। तो सर, दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसे, कि एसे में द जॉब ऑफ अ टीचर इज टू शोकेस द पाथ एंड नॉट किल द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ एन एस्पिरेंट, बट रादर स्पार्क दिस क्रिएटिव पोटेंशियल, ताकि वो अपने एग्जाम्पल्स जनरेट कर पाए। अब मैंने आपको कॉन्ट्ररी एक दूसरे टॉपिक में एग्जाम्पल दिया आज विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि वो नेतन्याहू वाला। अब आप उस नेतन्याहू के उदाहरण से कितने एग्जाम्पल कल न्यूज़पेपर्स में अपने आप जनरेट करते हो, अब ये आपका क्रिएटिव पोटेंशियल है। आप फील फ्री रहो इस चीज को लेके कि आप उस एग्जाम्पल को मुझसे आगे जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि आप मेरे से वेरीफाई करो। क्या होगा, मैं आपको टॉपिक दूंगा, मैं आपको कहूंगा कि भाई फ्रेमिंग करो, उसके 10 एग्जाम्पल्स करो, आप 10 में से मान लो 6 गलत करके आओगे, कम से कम 4 तो सही होंगे। आपको ये आइडिया तो पता चलेगा कि मेरे क्रिएटिव पोटेंशियल की एनर्जी किस डायरेक्शन में ले जानी है। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि मैं आपके पूरे क्रिएटिव पोटेंशियल को खत्म ही कर दूं यहाँ पर, और कहूँ कि नहीं, जो मैंने बोल दिया बस वही सही है। भाई मैं कोई परमात्मा तो हूं नहीं ना। पर यहाँ पर कई लोगों को लगता है कि वो परमात्मा है, तो इस चीज से बचिए। ठीक है जी। तो ये जो मिथ मैंने आपको बताया यार, ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एसए का जो पेपर है ना बेटा, ये 250 मार्क का पेपर है। और मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि एसए, एथिक्स और ऑप्शनल, आईएएस बनोगे तो इससे बनोगे, नहीं बनोगे तो भी नहीं, इन्हीं से नहीं बनोगे। ये 500 नंबर है, ये 250 है। सर, 1000 नंबर करना ही है आपको। और सोचो, ये मैं आपको यहाँ पर फ्री करा रहा हूँ 26 के लिए पूरा। ये दो चीजें रह गई हैं आपकी, जिनमें से दोनों आपके कंट्रोल में है। खत्म, आपको कोई तरीका ही नहीं है कि आप ना बनो अगले साल सर, अनलेस कि आप इन तीन में आप कोई बहुत ही बड़ा सेल्फ क्रिएटेड एक ब्लंडर कराओ, जैसे कई अभी भी कर रहे हैं कि नहीं, हम ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी ही लेंगे। तो ले लो यार, अच्छी बात है। मैं तो अभी इस बात से खुश हूँ कि 26-27 वीडियो पॉल साइंस के यूट्यूब पे चले गए और एवरेज व्यू हैं 600 से 700। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि ये 600-700 में से 60 से 70 अगले साल एग्जाम निकाल रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि अभी भी बहुत ज़्यादा दुनिया की ट्रैक्शन नहीं आ रही इस पे, क्योंकि मुझे चाहिए भी नहीं बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है और जो प्रोसेस करके ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, उनको पता है क्या मिल रहा है। बाकी आप सारा थ्रस्ट बेटा इस पे लगा दो और इस पे लगा दो, दोनों चीज़ों पे आपका कोई तरीका नहीं है कि नहीं एग्जाम होगा। ये समझ में आया जी आपको? ठीक है जी। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब आते हैं जी द गेम ऑफ सेंट्रल आइडिया। वर्कबुक खोलो, उस पे लिखा होगा, देखो ऊपर एक हेडिंग, द गेम ऑफ सेंट्रल आइडिया। टेक्निक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये टेक्निक 1 पे आते हैं, पर सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया होता है बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे का इंटरप्रिटेशन। तो जो ऐसे है आपका, जब आप उसको इंटरप्रेट करते हो, तो इंटरप्रेट करने के बाद जो चीज निकलती है ना बच्चे, उसको अपन कहते हैं सेंट्रल आइडिया। ठीक है जी।
अब सेंट्रल आइडिया तक पहुंचने के लिए स्टेप्स होते हैं, तरीके होते हैं। जैसे आंसर राइटिंग में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना बेटा, टू व्हाट एक्सटेंट प्रैक्टिस कर रहे थे पिछले महीने, तो मैंने आपको बताया कि भाई ये स्टेप्स का प्रयोग करेंगे। तो उसी तरीके से सेंट्रल आइडिया तक पहुंचने के हमारे पास स्टेप्स होते हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं, हम कैसे अलग अलग टेक्निक्स में अपनाकर पीवाईक्यू के बेसिस पे उसको करेंगे, वो आप देखो पहले। एक टेक्निक होता है डायमेंशनल एनालिसिस, जो आपका पहला टेक्निक है। वहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं स्पेस नहीं क्रिएट कर पाया, पर जहाँ टेक्निक वन लिखा है ना, वहाँ पर हाइफन लगा के ये डायमेंशनल एनालिसिस लिख लेना ऊपर, ताकि नाम क्लियर रहेगा। मैं आपको ना तीन चार अलग अलग प्रकार के टेक्निक समझा दूंगा कि हमें सेंट्रल आइडिया तक आना कैसे है। फिर आपके पास क्या होगा कि तीन चार टेक्निक्स सीखने के बाद एक फ्रीडम होगी कि कोई भी टॉपिक को आप तीन चारों टेक्निक्स के थ्रू फिल्टर कर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? जब आपको मैंने मान लो तीन चार टेक्निक्स बता दिए ना बेटा, तो देन व्हेन यू सी एन ऐसे टॉपिक यू कैन इजीली फिल्टर आउट कि ठीक है यार, ये टॉपिक है, इसमें ये वाली टेक्निक एप्ट बैठ रही है। और कोई ऐसा ऐसे टॉपिक इवेंचुअली इन टेक्निक्स के बाद नहीं होगा जिससे कि आप फिल्टर आउट करके सेंट्रल आइडिया तक नहीं आ सके। सारे फिल्टर होंगे, यूनिवर्सल है ये। अब क्या है जी, टेक्निक नंबर वन, डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर वन क्या होता है जी? स्टेप नंबर वन यहाँ पर ये होता है कि टॉपिक को पकड़ के ब्रेक डाउन द टॉपिक इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं आपको अभी सिखाऊंगा, आपको घबराना नहीं है। आप अभी सीखोगे कि ये जो थ्योरी यहाँ पर स्टेप्स बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होंगे, पर स्टेप्स दिमाग में पहले रखने हैं। तो कोई भी टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस के नजरिए से अगर हमें देखना है बेटा, तो हम उसको सबसे पहले उसके बड़े कीवर्ड्स देखेंगे। स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स को क्लासिफाई करेंगे थीम्स में। सिलेक्ट थीम्स। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हम सिलेक्ट थीम्स में पहली बात तो क्लासिफाई करेंगे। तीसरी चीज हम क्या करेंगे, इन ईच थीम एंड कीवर्ड्स वी विल एक्सप्लोर टेंशन। टेंशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? की प्रॉब्लम। हमने ऐसे को पकड़ के उसको कीवर्ड्स में तोड़ा, कीवर्ड्स में तोड़ के उसको ब्रॉड थीम्स के नजरिए से पेश करा। थीम्स और कीवर्ड्स को फिर एकजुट करके देखकर हम समझेंगे कि इस एस्से में की प्रॉब्लम क्या है, किस चीज के ऊपर एस्से आपका जो है वो फोकस कर रहा है। और स्टेप नंबर फोर हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सेंट्रल आइडिया। एक्सट्रैक्शन ऑफ सेंट्रल आइडिया। अब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ सेंट्रल आइडिया का क्या मतलब है? सेंट्रल आइडिया एज आई टोल्ड यू मीन्स व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन। सेंट्रल आइडिया मीन्स व्हाट इज द कोर थॉट। सेंट्रल आइडिया मीन्स व्हाट इज द मेन इशू ऑफ आर्ग्यूमेंट। मेन इशू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये तरीके से हम लोग प्रोसेस करेंगे। चीज समझ आई पहले तो? टॉपिक, कीवर्ड्स, थीम्स,
टेंशन, इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेमवर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा। हम पकड़ेंगे टॉपिक, कीवर्ड्स, थीम्स, उसके बाद टेंशन, प्रॉब्लम, इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, ये स्टेप्स है बच्चे। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हैं कि क्या होता है। एस ए पी वाई क्यू है, ट्रू रिलीजन कैन नॉट बी मिसयूज्ड। यूपीएससी 2008। ट्रू रिलीजन कैन नॉट बी मिसयूज्ड। ठीक है जी, टॉपिक ये है। अब ध्यान से देखो, पहले स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 1 है जी, कीवर्ड्स। यहाँ पर क्या कीवर्ड्स हैं जी हमारे, अगर हम देखें ब्रॉडली, ट्रू रिलीजन, कैन नॉट मिसयूज्ड। मेरी 1 मिनट सलाह, सारे लोग सुनो पहले तो। सब लोग पेन रख दो, मैं ये स्लाइड यहीं रखूंगा 2 मिनट। पहले मेरी बात को सुन लो आप, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो, और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, फिर आप उसके बाद नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हमने टॉपिक देखा। टॉपिक देख के हमने सबसे पहला टास्क क्या किया जी, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए। ट्रू रिलीजन, कैन नॉट और मिसयूज, ये 3 कीवर्ड्स हैं। अब इसके बाद दूसरा टास्क हमारा क्या है यहाँ पर, दूसरा टास्क हमारा ये है कि अब हम आइडेंटिफाई करेंगे ब्रॉड थीम्स। अब देखो बेटा ध्यान से, जब हम बात करते हैं रिलीजन की, तो रिलीजन एक अगर ब्रॉड थीम में प्लेस करने की कोशिश करें तो एथिक्स की थीम में आता है। रिलीजन के आइडियाज आर मोर एथिकल आइडियाज। तो रिलीजन यहाँ पर पहले तो एक प्रकार का एथिकल फ्रेमवर्क में बैठा, एथिकल थीम में बैठा। कैन नॉट वर्ड यहाँ पर जो है वो कनेक्टर है। मिसयूज दूसरा वर्ड है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर चर्चा हो रही है एक एथिकल आइडिया कॉल्ड रिलीजन की, और उस एथिकल आइडिया कॉल्ड रिलीजन के मिसयूज की, मिसयूज की बात हो रही है। अब आप 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर रिलीजन की बात हो रही है, रिलीजन एक एथिकल आइडिया है, एक एथिकल थीम है, और रिलीजन के मिसयूज की बात हो रही है, तो मिसयूज रिलीजन का कौन से थीम में ज्यादातर विजिबल होगा, पॉलिटिकल थीम में। रिलीजन का मिसयूज पॉलिटिकल लेवल पर हो सकता है, रिलीजन का मिसयूज सोशल लेवल पर हो सकता है, रिलीजन का मिसयूज ज्योग्राफिकल लेवल पर तो नहीं हो सकता, रिलीजन का मिसयूज हिस्टोरिकल लेवल पर हुआ होगा, पर यहां पर वो कह रहा है हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हिस्ट्री रेलेवेंट नहीं है। ब्रॉडली देखा जाए तो पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर है। आप सोशल में सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो कि उसका एक तरीका इकोनॉमिक भी हो सकता है, पर वो सोशल के अंदर ही आएगा अगर हमने किया उस लेवल पे तो। पर ब्रॉडली हम ये कहेंगे कि वो पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर है, पहली बात तो। अब थीम आइडेंटिफाई करने के बाद हमें तीसरी चीज क्या करनी है, टेंशन एक्सप्लोर करनी है। टेंशन का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे में क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम को वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई रिलीजन है और मिसयूज है, और यहाँ पर वो कह रहा है रिलीजन प्लस मिसयूज से पहले ट्रू रिलीजन कैन नॉट बी मिसयूज। दो वर्ड्स हैं, ट्रू, कैन नॉट, पर ब्रॉड थॉट क्या है, रिलीजन प्लस मिसयूज। तो यहाँ पर सबसे पहली टेंशन है कि
रिलीजन का मिसयूज कैसे होता है? यहां पर सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट टेंशन क्या है? मिसयूज पॉलिटिकल लेवल पर कैसे होता है? यहां पर तीसरी टेंशन ये है कि अगर मिसयूज सोशल लेवल पर हो रहा है तो सोसाइटी में रिलीजन के नाम पर वायलेंस कैसे हो रही है? ये चीज समझ आ रही है आपको? ये चीज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? अब देखो, हमने बात करी रिलीजन की, और हमने कहा कि रिलीजन का मिसयूज हो रहा है सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर टॉपिक में देखो क्या बोल रहा है। ट्रू रिलीजन कैन नॉट बी मिसयूज्ड। ट्रू रिलीजन कैन नॉट बी मिसयूज्ड। हमने बोला था रिलीजन का थीम है एथिक्स। अगर रिलीजन का थीम एथिक्स है तो रिलीजन यहां पर क्या कर रहा है? एथिकल आइडियाज पेश कर रहा है। अगर रिलीजन एथिकल आइडियाज पेश कर रहा है और उन एथिकल आइडियाज के बिकॉज ऑफ दैट वायलेंस हो रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर वो एथिकल आइडियाज पेश कर रहा है और उन एथिकल आइडियाज का मिसयूज हो रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इससे का पूरा यहाँ पर टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि रिलीजन अगर मोरालिटी की बात करता है, रिलीजन अगर एथिक्स की बात करता है, तो पहली बात उसका मिसयूज नहीं हो सकता। लेकिन कई बार इन एथिक्स और मोरालिटी के मैसेजेस को डिस्टॉर्ट करके मिसयूज हो रहा है। मिसयूज हो रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा मेरा? मैं दोबारा बताऊं। हमने थीम आइडेंटिफाई करी कि जो रिलीजन है वो एथिक्स है, मिसयूज जो है वो सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये तो किसी को दिक्कत नहीं है। हमने ये बोला, अब टेंशन क्या है? अगर आपको ये वर्ड टेंशन देख के बार बार टेंशन आ रही है तो आप सोचो कि अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर रिलीजन एथिक्स की बात करता है तो रिलीजन एक राइट कंडक्ट की बात करता है। अगर एक रिलीजन राइट कंडक्ट की बात करता है तो पहली बात, उसका मिसयूज कैसे हुआ? मिसयूज कैसे हुआ? यानी कि इस रिलीजन के एथिक्स के प्रिंसिपल्स को डिस्टॉर्ट करोगे तो ही मिसयूज होगा। यानी कि रिलीजन के एथिकल मैसेज का डिस्टॉर्शन हो रहा है, जिससे मिसयूज हो रहा है। तो ऐसे का मेन प्रॉब्लम क्या था? यही तो था कि अगर रिलीजन एथिक्स की बात करता है, रिलीजन कहता है कि नहीं आपको एक राइट कंडक्ट करना चाहिए, तो उस राइट कंडक्ट को हम कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं? मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बेटा। एवरी रिलीजन सेज बी अ गुड मैन। ये आप सब समझते हो? एवरी रिलीजन सेज बी अ गुड मैन। व्हाट इज अ गुड मैन आई कैन डिस्टॉर्ट। Some will say killing another person who does not belong to your religion means good man. Someone can say that. That's what? An interpretation. Someone can say कि भाई helping another person may be something that will make you a good man. That's again what? An interpretation. Someone can say कि भाई doing prayer in a forest, living a secluded life can make you a good man. That's again an interpretation. So what are we trying to say? The essay is saying कि boss religion has given a message. How we interpret it is creating a problem. ये चीज समझ आई? हाउ वी इंटरप्रेट द कोर मैसेज ऑफ रिलीजन। इसीलिए वो कह रहा है ट्रू रिलीजन कैन नॉट बी मिसयूज्ड, क्योंकि ये जो टेक्सचुअल पार्ट है इससे मिसयूज नहीं होगा। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? टेक्सचुअल पार्ट। एवरी रिलीजन टेक्सचुअली सेज बी अ गुड मैन।
सारे रिलीजन के टेक्स्ट में ये लिखा है कि अच्छे आदमी बनो। टेक्सचुअली कोई रिलीजन ये नहीं कहेगा कि अच्छे आदमी मत बनो। तो ट्रू रिलीजन टेक्सचुअली वो मैसेज देंगे, बी अ गुड मैन। उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता, मिसयूज नहीं हो सकता। मिसयूज किसका होगा? इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन किसका? टेक्स्ट। ये एसए की टेंशन है, ये एसए का प्रॉब्लम है। इससे हमने क्या सेंट्रल आइडिया निकाला? इससे हमने सेंट्रल आइडिया ये निकाला कि सर एवरी रिलीजन एट द टेक्सचुअल लेवल promotes love and peace, aligned. Every religion at the textual level promotes love and peace. Misuse occurs in interpretation of texts. Where is this interpretation done? Political plus social level. Explore. ये चीज समझ आई आपको? ये एक्सप्लोर करना है। कोई रिलीजन का टेक्स्ट लव और पीस के खिलाफ जाएगा नहीं। और जो रिलीजन का टेक्स्ट लव और पीस की बात करेगा, वो टेक्स्ट में लिखी हुई चीज है जिसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकते। पर सर वो लव और पीस अचीव कैसे होगा, आप उसका तरीका इंटरप्रेट कर सकते हो। और वो इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर होता है, जिससे मिसयूज का पोटेंशियल बढ़ता है। पॉइंट समझ आया आपको? अब ये लिख लो, ये चीज लिखनी है मेन आपको। ये चीज यहाँ नोट डाउन कर लो बेटा अच्छे से। अब ये वैल्यू बेस्ड ऐसे था 2008 का। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये वैल्यू बेस्ड ऐसे मुश्किल था? स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे थे बेटा। सिर्फ राइट इंटरप्रिटेशन का तरीका पकड़ लो। ये जैसे एक थीम है ना, जो टेक्निक एक है ये। आपको मैं तीन चार ऐसी टेक्निक सिखा दूंगा, आप कोई भी टेक्निक से उसको फिल्टर आउट करो, आपको सेंट्रल आइडिया पे अराइव करने में दिक्कत नहीं आएगी। समझ आया जी ये? क्लियर हुआ जी ये? दिक्कत है यहाँ पर किसी को? कोई पॉइंट अभी भी इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर नहीं समझ आया एंड यू वांट मी टू रिपीट, मुझे यहीं के यहीं बोलो सर, यहीं के यहीं। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर अभी नहीं समझ आया, आपको सिर्फ समझना है बेटा। हम कीवर्ड इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि उससे थीम समझ आएगी। थीम इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि थीम से हम आएंगे बेसिकली टेंशन या प्रॉब्लम पे। और टेंशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आर्टिकुलेट जो करेंगे वो होता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में और टेंशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। प्रॉब्लम और टेंशन जो है वो इवेंचुअली आपकी सेंट्रल आइडिया की ओर ही ले जा रही है। जब आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, यही इसको जब हम बेसिकली फ्रेज आउट करेंगे यानी कि इसको लिखेंगे, तो वो सेंट्रल आइडिया है। अब हमने देखो यही चीज करी है यहाँ पर। आप समझ रहे हो इस चीज को? हमने कोई चीज अलग नहीं करी यहाँ पे। अब सेकंड पे आओ। एस ए पी वाई क्यू है।
ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। यूपीएससी 2004। अप्लाई करो स्टेप्स। कीवर्ड्स क्या है यहाँ पर? तीन कीवर्ड्स हैं: ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट, इंडियन कल्चर। ठीक है। थीम्स यहाँ पर क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस है। इम्पैक्ट सोसाइटी पे होगा। पर यूपीएससी ने आपसे जनरल सोसाइटी पे नहीं इम्पैक्ट पूछा, उसने वर्ड ऐड कर दिया ऑन इंडियन कल्चर। ये जो वर्ड ऑन है ना सर, ये ध्यान रखना, ये प्रिसिशन की ओर जाता है। जब भी ऐसे में कभी इस प्रकार का वर्ड है, ऑन को आप कनेक्टर भी कह सकते हो यहाँ पर, जो हमने पहले भी आइडेंटिफाई किए हैं। पर ये कनेक्टर है जो आपको प्रिसाइज एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम पे ले जा रहा है। इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर जो थीम है वो क्या है यहाँ पर? हमारे ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। थीम समझ आई सबको? कि ग्लोबलाइजेशन एज एन इकोनॉमिक फिनोमिना का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे और उस सोसाइटी पे खास करके हमारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स पे क्या होगा, ये थीम निकल आई। अब यहाँ पर टेंशन क्या है जी? वर्ल्ड में हो रही है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से हो रहे हैं लोग इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन से बन रहा है एक ग्लोबल कल्चर। ये ग्लोबल कल्चर है यूनिफॉर्म कल्चर। इंडिया का अपना है धार्मिक कल्चर। टेंशन मिल गई आपको? यूनिफॉर्म कल्चर वर्सेस धार्मिक कल्चर। ग्लोबलाइजेशन हो रही है, लोगों को इंटीग्रेट कर रही है। इंटीग्रेट करने से ग्लोबल कल्चर्स जो हैं इस्टेब्लिश हो रहे हैं। ग्लोबल कल्चर है यूनिफॉर्म कल्चर। उन यूनिफॉर्म ग्लोबल कल्चर की वजह से इंडिया के जो धार्मिक कल्चर्स हैं, उस टेंशन को यूपीएससी आपको इस हिस्से में एक्सप्लोर करने को पूछ रही है। अब इससे सेंट्रल आइडिया क्या निकल रहा है जी? सेंट्रल आइडिया ये निकल रहा है कि सर ग्लोबलाइजेशन जो है, जो एक यूनिफॉर्मिटी ला रही है, वो हमारे कैसे इम्पैक्ट कर रही है ट्रेडिशंस को और कस्टम्स को। और ये इम्पैक्ट आपको बताना है इस नज़रिए से कि हमारी जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वो ग्लोबलाइजेशन के इस इम्पैक्ट के साथ अडेप्ट कर रही है या उसको रेजिस्ट कर रही है। ये चीज समझ आई आपको? ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन यूनिफॉर्मिटी ला रही है। उस यूनिफॉर्मिटी की वजह से उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे, हमारी सोसाइटी पे मतलब हमारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स पे, क्योंकि उसने इंडियन कल्चर बोला हुआ है, इस पे क्या होगा। और जब इस पे हम इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि या तो इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि मतलब हम अडेप्ट कर रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं। ये एक्सप्लोर करना है आपको। ये चीज आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही बेटा? हम्म। क्लियर हो रही है नहीं हो रही बेटा? मैंने आपको दो उदाहरण दे दिए।
एक वैल्यू बेस्ड भी और एक जनरल एसे भी। और दोनों टॉपिक्स में मैंने आपको साथ पकड़ के ये करना सिखा दिया। कल जो क्लास होगी ना बेटा, उसमें मैं पीवाईक्यू दूंगा, और ये स्टेप्स आप अपनाओगे, और आप ही के साथ बैठ के मैं भी अपनाऊंगा, और फिर देखेंगे कि कहाँ एरर हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तक अब आप इसको खुद नहीं करना शुरू करोगे, तब तक अब आप सीखोगे नहीं। और पूरे कोर्स का मेथोडोलॉजी यही है, हम अगले 4 महीने क्लासेस में यही पढ़ेंगे रात को। थोड़ा सा आपको पुश देना है, पर क्रिएटिविटी आपकी आनी चाहिए सर। सीखना आपने, लिखना आपने है। मेरा काम है बस आपको उस राइट पाथ पे रखना। समझ आया ये? डर तो नहीं लग रहा है इससे को देख के? डरने वाली चीज नहीं है, इजी है। संभल के आराम से बस राइट तरीकों से राइट थिंकिंग रखो। ठीक है जी, गुड टू गो। कल मिलते हैं, इस चीज को कल मास्टर कर लेते हैं। चलो।